राहुल गांधी जी वो खाली कॉमेडी करते हैं, उनकी बात सुन के लोग यहाँ हंसते हैं। बीजेपी के लिए शुरू से ही राहुल गांधी आसान टारगेट रहे हैं। मुख्य विरोधी होने की वजह से बीजेपी लगातार उन पर हमला बोलती रही है। तो वहीं कभी कभी खुद राहुल गांधी भी ऐसा बयान दे जाते हैं जिसे बीजेपी मुद्दा बना ही देती है। फिर चाहे आलू से सोना बनाने वाली बात हो या फिर कुंभाराम को कुंभकर्ण योजना बताना हो। शायद यही वजह है कि बीजेपी के बाद अब हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी राहुल गांधी का जबरदस्त मजाक उड़ाया है। आजमगढ़ से सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे निरहुआ इन दिनों चुनाव प्रचार जोरदार कर रहे हैं। पीएम मोदी की तरह निरहुआ भी खुद को आजमगढ़ का चौकीदार बताकर जनता के बीच जा रहे हैं। चुनावी प्रचार में व्यस्त निरहुआ से इंटरव्यू के दौरान जब हमने पूछा कि राहुल गांधी तो चौकीदार को चोर कहते हैं, फिर निरहुआ तो जैसे इसी सवाल के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने तुरंत मजेदार अंदाज में जवाब दिया और कहा कि वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, उनके बयान को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। राहुल को निरहुआ ने एक सलाह भी दी है जिससे उनकी कॉमेडी न हो। पीएम मोदी जी की जो मुहिम थी मैं भी चौकीदार, उससे आप भी जुड़े, मैंने देखा, आपने भी कहा मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी अभी भी तुले हुए हैं देश के चौकीदार को चोर साबित करने पे, जबकि वो अपने जीजाजी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा जो ऑलरेडी ईडी के चक्कर लगा रहे उस पर नहीं कहते, जो खुद हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं वो उस पर कुछ नहीं कहते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी पहले तो उनके बयान को कोई सीरियसली लेता नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ वो खाली कॉमेडी करते हैं, उनकी बात सुन के लोग यहाँ हंसते हैं। और जहाँ तक बात है चौकीदार की, तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा घर है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर हिंदुस्तानी अपने देश का चौकीदार है। मैं भी चौकीदार हूँ, हर हिंदुस्तानी को चौकीदार होना चाहिए। और बात रही राहुल गांधी जी की, तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता, उनकी बात को इसलिए नहीं लेता है कि वो सोचते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं हिंदी में। और कोई भी आदमी जब सोचेगा अंग्रेजी में और बोलेगा हिंदी में तो वो कॉमेडी बन जाएगा, और वो हर बार ऐसा ही होता है, बन जाता है। उनको तो पहले हिंदुस्तान में रह के हिंदी की अच्छे से शिक्षा लेनी चाहिए और हिंदुस्तान के कल्चर को अच्छे से समझना चाहिए, यहाँ के सभ्यता को समझना चाहिए। और फिर जब वो बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये कोई हिंदुस्तान का आदमी बात कर रहा है, हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा है, यहाँ की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। वो जब तक अंग्रेजी में सोच के हिंदी में बोलते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ लोग हंसेंगे और कुछ नहीं। तो निरहुआ ने पता लगा लिया कि राहुल गांधी का क्यों उड़ता है मजाक। उन्होंने लगे हाथ राहुल को सलाह भी दे दी है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदी की शिक्षा लेनी चाहिए जिससे उनका मजाक न उड़े। बहरहाल आपको बता दें, राहुल अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बार तो उन्होंने भरी सदन में कह दिया था कि हाँ मैं पप्पू हूँ। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। तो वहीं साल 2018 में जर्मनी गए राहुल गांधी ने 23 देशों के प्रतिनिधियों के सामने इराक का जिक्र करते हुए कह दिया था कि अगर आप 21वीं सदी में लोगों को कोई विजन नहीं देते हैं तो कोई और देगा, और विकास प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखना असली खतरा है। राहुल के इसी बयान को आतंकी अबू बकर अल बगदादी से जोड़कर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाने लगा और तमाम तरह के मीम्स बनने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा था, आईएस चीफ बगदादी ने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए उनसे कहा है कि वो सभी आईएसआईएस सदस्यों को अमेठी में रोजगार उपलब्ध कराएं। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, चीन के युवाओं को रोजगार देकर आईएसआईएस में जाने से रोकते राहुल गांधी। बहरहाल अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले राहुल गांधी इन दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। हाल ही में केरल प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि फिर से सोशल मीडिया पर हिट हो गए, मगर इस बार उनकी गलती नहीं थी। उन्हें ट्रांसलेटर पीजी कुरियन की वजह से मजाक का पात्र बनना पड़ा था। आप भी देखिए राहुल गांधी की वो वायरल स्पीच। And we have all heard these grand promises. We have all heard. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar.
He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. ₹30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. He has never made an aircraft in his entire life. He has never made an aircraft in his world's biggest defense contract. And then in every speech the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister, in every speech he speaks about corruption. We are going to do a surgical strike on poverty. We are going to do a surgical strike on poverty. And I want to make it very clear to the middle class of Kerala and middle class of the country. The moment people stop buying things, factories stop producing things. The moment people stop buying things, factories stop producing. Every month we will put 72,000 rupees into 5 crore bank accounts. ഓരോ മാസവും നമ്മൾ 72,000 കോടി രൂപ വീതം ഓരോ പാവപ്പെട്ട ആളുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 72,000 രൂപ. Did he ask the people of Kerala? Did he ask the people who worked in the rubber industry before taking this step? Did he ask the people of Kerala before taking this step? That when a person like Anil Ambani, Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money, he does not go to jail. ഫാർമേഴ്സ് പറഞ്ഞു Your spirit, your history, your way of looking at the world is a guide for the rest of the country. Your spirit, your history and your way of looking at the world is a guide for. Frankly, another reason I chose to fight from Kerala. സത്യത്തില് Frankly, there's another reason I chose. മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്റെ അന്തർദേശീയ ദേശീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा. इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो. इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का. अब मैं हिंदुस्तान की सब छोटी कंपनियों को खत्म करूंगा. 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता है. हिंदुस्तान के गरीब लोगों के हाथ में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मुझे नहीं दिखना चाहिए. नोट लाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा. इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो. इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का. आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो. अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना. मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता. आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो. अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना. मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता. देखिए, झुंझुनू में लोकल मुद्दे हैं 2-3, उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं. अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था. कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए पहले फेज में. 3,200 करोड़ रुपए
झुंझुनू के लिए और बाकी पास के डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया था। बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। उस पे हम काम चालू कर देंगे। आर्मी स्कूल कांग्रेस पार्टी ने दिया था, बीजेपी ने उसको चालू नहीं किया। वो काम हम पूरा करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, वो भी अभी तक नहीं खोली, उसे भी कांग्रेस पार्टी खोलेगी। नेशनल हाईवे का काम शुरू हो गया था, बीजेपी ने पूरा नहीं किया। गवर्नमेंट कॉलेज बुहाना में पूरा नहीं हुआ। म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड बनना था बुहाना में, वो भी नहीं हुआ। सड़क भी नहीं बनी। मोदी जी आते हैं, वसुंधरा जी आती हैं, काम नहीं करवाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, झुंझुनू की जनता, झुंझुनू के युवाओं, आपने मोदी जी पे भरोसा किया था, वसुंधरा जी पे भरोसा किया था, उन्होंने भरोसा तोड़ा।